अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो ये टेस्ट 4 की डिस्कशन है। पहला क्वेश्चन है हाइपर फंक्शनिंग ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी काजेस ऑल एक्सेप्ट। इंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड है क्योंकि ये ट्रॉपिक के साथ ट्रॉफिक हार्मोन्स भी बनाता है और ट्रॉफिक हार्मोन्स दूसरे हार्मोन्स की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करते हैं, तो इस वजह से इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि हाइपर फंक्शनिंग ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी कॉजेज ऑल एक्सेप्ट, कि इसकी हाइपर फंक्शनिंग यानी नॉर्मल से ज़्यादा इसकी फंक्शनिंग से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो हाइपरथायराइडिज्म बिल्कुल हो सकता है। जब थायरॉक्सिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे हाइपरथायराइडिज्म होगी। गिगैनेटिज्म, जब एड्रीनल हार्मोन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उससे गिगैनेटिज्म होगा। हाइपर कॉर्टिकल स्टेरॉयडिज्म, ये भी बिल्कुल जब कॉर्टिकल हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इससे हाइपर कॉर्टिकल स्टेरॉयडिज्म होगा। डायबिटीज़ इंसिपिडियस, डायबिटीज़ इंसिपिडियस इसकी हाइपर फंक्शनिंग से नहीं होता, ये होता है एडीएच की कमी की वजह से। और एडीएच सिक्रीट कहाँ से होता है? वो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो डेल्टा इसका राइट ऑप्शन था। एमसीक्यूज नंबर 2, ऑल आर फंक्शंस ऑफ ग्लूकागॉन एक्सेप्ट। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकागॉन का फंक्शंस क्या है। ग्लूकागॉन इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक है। ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन को कम करता है। अब वो किस तरह बढ़ाता है? ग्लूकागॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये है कि वो ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज बन रही है और इससे ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है ब्लड का। ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोज की फॉर्मेशन। लिपोलाइसिस, लिपिड्स का टूटना, यानी वो लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज बना रहा है ग्लूकागॉन। तो ये बिल्कुल तीनों राइट हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस में अगर ये होता भी सही तो इंसुलिन करता, ग्लूकोज को प्रोटीन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो। तो डेल्टा इसका राइट ऑप्शन है। हाई लेवल ऑफ MSH कैन बी सीन इन ऑल एक्सेप्ट। MSH मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाई लेवल पूछा है कि किस बीमारी में होता है। एडिसन्स डिसीज़, हाई लेवल ऑफ MSH कैन बी सीन इन ऑल एक्सेप्ट, बिल्कुल सही है, एडिसन डिसीज़ में होता है। प्रेगनेंसी में होता है। हाई इंटेंसिटी लेवल, जब लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जब लाइट की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है तो उस वक्त भी MSH प्रोड्यूस होता है ताकि स्किन को बचाया जा सके। प्रेगनेंसी की स्टेट में मदर की बॉडी में बनता है। कुशिंग डिसीज़, कुशिंग डिसीज़ में ये नहीं बनता। कुशिंग डिसीज़ में इसकी परसेंटेज, कुशिंग डिसीज़ तब होती है जब कॉर्टिकल हार्मोन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उस टाइम होता है। डेल्टा इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिग्निफिकेंट कांस्टेंट लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन कैन बी सीन इन मेल। कब? ये कह रहा है कि टेस्टोस्टेरॉन क्या है? ये मेल सेक्स हार्मोन है। तो इसका कांस्टेंट लेवल कब बनता है मेल में? बिफोर बर्थ, आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर बर्थ या बिफोर प्यूबर्टी? बिफोर बर्थ। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि जब मेल बेबी पैदा होता है तो उस टाइम जब वो पैदा होता है तो उस टाइम कंसन इसकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है टेस्टोस्टेरॉन की, क्योंकि उस वक्त उसके मेल ऑर्गन्स डेवलप कर रहे होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप कर रहे होते हैं। तो जब तक वो प्यूबर्टी तक नहीं आता तो उस टाइम तक शुरू शुरू में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि उसका शुरू शुरू में जब उसके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं तो उस टाइम टेस्टोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। जब वो प्यूबर्टी तक पहुंचता है तो वो उस टाइम इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है टिल डेथ, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन लाइफ टाइम सिक्रीट होता है। तो प्यूबर्टी के बाद, आफ्टर प्यूबर्टी, इसका लेवल कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि ICSH जो कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि इसको स्टिमुलेट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन की सिक्रीशन को, वो भी कांस्टेंट होती है और फिर इसकी सिक्रीशन भी आगे कांस्टेंट हो जाती है और ये फिर टिल डेथ तक रहता है। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हाइपोथैलेमस
एक मेजर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, बहुत सी रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। तो CRF कॉर्टिकल रिलीजिंग फैक्टर, TRF TRF थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, थायराइड हार्मोन को जो स्टिमुलेट करता है। ACTH यहाँ से नहीं होता। ACTH को प्रोड्यूस करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। और ADH बिल्कुल ये भी हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। तो 40 का राइट ऑप्शन है। टर्म मास्टर ग्लैंड यूज फॉर, ये टर्म मास्टर ग्लैंड यूज फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि ये ट्रॉपिक के साथ ट्रॉफिक हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, जो कि दूसरे ग्लैंड्स की, दूसरे हार्मोन्स की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स। ऑसिफिकेशन कहते हैं डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम को। तो वो कौन से हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स होती है? अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि कैल्सीटोनिन और पैराथार्मोन का क्या फंक्शन है। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। पैराथार्मोन पैराथार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है, और कैल्सीटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करता है। तो जब वो कैल्सीटोनिन जब ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करता है, तो वो कैल्शियम को ब्लड से बोन्स में ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से बोन्स में ऑसिफिकेशन होती है, कैल्शियम की डेपोजिशन होती है और बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। पैराथार्मोन ब्लड कैल्शियम लेता है बोन से और उसे ब्लड में ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। तो उसने ऑसिफिकेशन का पूछा है, तो ऑसिफिकेशन होती है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन इसमें रोल प्ले करता है। Stress conditions such as cold, which normally overcome, leads to collapse and death in Cushing disease, Addison's disease, डायबिटीज़ या कैरेटिनिज्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एडिसन्स डिसीज़। एडिसन डिसीज़ क्यों होती है? एडिसन डिसीज़ होती है कॉर्टिकल हार्मोन की एबनॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से। तो उसमें जो होता है जो इंसान जो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है वो स्ट्रेस कंडीशन को जो बियर करता है वो फेल हो जाता है, तो जिसकी वजह से डेथ भी काज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोनल पेयर शेयर अ कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर? STH एंड LH, FSH एंड STH, ACTH एंड LH, FSH एंड LH। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है FSH एंड LH। FSH क्या है? FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH को ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है मेल्स में। तो FSH स्टिमुलेट करता है ओवरीज को फीमेल में, और LH स्टिमुलेट करता है मेल सेक्स ऑर्गन्स को, टेस्टस को। तो ये दोनों गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, गोनेडोट्रोफिन्स हैं दोनों। तो ये दोनों एक ही हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर को शेयर करते हैं। नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ हार्मोन आर कंट्रोल्ड बाय, ये आपको पता है कि ये जो जितने भी बॉडी में फंक्शन होते हैं ये सारे फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। टारगेट साइज गलत है। इफेक्टर्स रिस्पॉन्स, प्रिकर्सर एक्टिवेशन, नो। फीडबैक मैकेनिज्म इसका राइट ऑप्शन है। मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल्स भी बताई थी। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन थी, बताया था मैंने आपको पहले भी। और इसके बाद यानी चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस था ये सारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होता है। इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग की एग्जांपल थी एक। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में इंसुलिन ग्लूकागॉन का फंक्शन था, थायरॉक्सिन का फंक्शन था, कैल्सीटोनिन पैराथर्मोन का फंक्शन था। तो ये पॉइंट्स आपने रिमेंबर रखने हैं। द रिलीजिंग हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियास, हाइपोथैलेमस। रिलीजिंग हार्मोन्स हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं। CRF, TRF, ADH, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं। हाइपोथैलेमस एक न्यूरो सेक्रेटरी हार्मोन है। तो ये सारा जो जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है ये सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल से प्रोड्यूस होते हैं। The male sex hormone is ICSH, LH, gonadotrophic hormones both A and B. ICSH और LH एक ही चीज़ है। LH को मेल्स में ICSH कहते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है। तो इसका बोथ A and B राइट था। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन।
फंक्शन ऑफ ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टिमुलेट एड्रिनल मेडुला, स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का जो फंक्शन है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स आगे हार्मोन बनाता है एंड्रोजिन्स, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन। ये आपको पता होना चाहिए। कायरोनिक गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, कायरोनिक गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। ये जब प्लेसेंटा बनता है जिससे चाइल्ड, जैसे फीटस और उसकी मदर आपस में जब अटैच होते हैं तो वो प्लेसेंटा के थ्रू एक दूसरे से प्लेसेंटा के थ्रू एक दूसरे से फूड और वाटर हासिल करता है फीटस अपनी मदर से। तो वहाँ पे प्लेसेंटा रोल प्ले करता है, प्लेसेंटा एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी करता है, और जो कायरोनिक गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, और प्लेसेंटल लैक्टोजन भी इसी से प्रोड्यूस होता है। तो डेल्टा इसका राइट ऑप्शन था। बिसाइड्स टेस्टस एंड्रोजन्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय, टेस्टस के अलावा एंड्रोजन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से, या आप पढ़ चुके होंगे। डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। और बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम लेवल होता है इसका एंड्रोजन्स का, बोथ मेल एंड फीमेल में। और अगर इसका एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो फिर इससे होगा क्या? इससे होती है सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटी, जिससे प्रोड्यूस होते हैं आगे मोगोलिज्म, आप पढ़ चुके होंगे। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स फिर प्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रोमियम एंड कॉपर हैव हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल्स, व्हाई? आपको ये पता होगा कि जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज़ है, तो उनमें क्रोमियम एंड कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ये होती है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो इसमें होता ये है कि क्रोमियम एंड कॉपर में क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है लेट, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी क्रोमियम की है 4s1 3d5, और इसी तरह कॉपर की है 4s1 3d10। तो ये आपने ये भी याद रखना है, 4s1 3d10 इन दोनों की एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है पूरी 3D सीरीज़ में। इसकी वजह क्या है? दे बिलोंग टू पी ब्लॉक, गलत है, ये तो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। दे गिव स्टेबिलिटी टू डी ऑर्बिटल्स, जी बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है, दे गिव स्टेबिलिटी टू डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि जब डी ऑर्बिटल्स फील्ड हो जाते हैं तो उसको स्टेबिलिटी मिलती है डी ऑर्बिटल्स को। दे बिलोंग टू 4D सीरीज़, नहीं ये तो 3D सीरीज़ से बिलोंग करते हैं। दे ऑल आर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो बी टेस्ट का राइट ऑप्शन है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं कि इनमें s ऑर्बिटल्स के अलावा d ऑर्बिटल्स, जो कि अगर वैलेंस शेल ना भी हों तो भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जब इन एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट से इंटरेक्शन होता है तो उस टाइम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू s इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है। डी ट्रांजिशन तो उसके रिजल्ट में आती है, डी ट्रांजिशन से पहले तो ये डी इलेक्ट्रॉन्स एस इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये पहला स्टेप है। तो जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है वो अल्फ़ा है। पैरामैग्नेटिक नेचर है इनका, लेकिन इसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, और लॉस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स ये गलत है। तो बीटा अल्फ़ा इसका राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो रिसेम्बलेंस इन देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आपने एक और बात याद रखनी है कि जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आते हैं, जो एलिमेंट्स एक ग्रुप में पाए जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। अब स्कैंडियम और ड्यूटेरियम एक ही ग्रुप में आते हैं, स्कैंडियम और ड्यूटेरियम एक ही ग्रुप में आते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी। और मोलिब्डेनियम और मैंगनीज ये एक ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं। इसी तरह जिंक और वेनेडियम बहुत फ़र्क है इनमें, प्लाटीनियम, यूरियम,
तो इनमें डिफरेंस है। तो जो एलिमेंट्स एक ग्रुप में आएंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी। तो अल्फा इसका राइट ऑप्शन है। विच वन इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एमएन, मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? आपको एक और बात पता होना चाहिए कि जो मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ +2 से लेकर +1 से लेकर +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इस तरह जो जिंक है, जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसका डेल्टा राइट ऑप्शन है। फॉर D2sp3 hybridization the expected shape is for D2sp3 hybridization the expected shape is octahedral। D2sp3 hybridization में जो expected shape होगी वो होगी octahedral। इस तरह sp3 में tetrahedral, DsP2 में स्क्वायर प्लानर। तो ये आपने ये भी याद रखनी है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक हैं ये सबसे एंड पे ये टॉपिक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? वो है प्लाटिनम। प्लाटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या होगा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग? तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ लेगेंड्स पे। यहाँ पे 6 लेगेंड पाए गए हैं। NH3 अमोनिया, 4 अमोनिया के 4 अमोनिया के लिगेंड्स हैं, एक NO2 का है और एक क्लोरीन का है। तो ये टोटल 6 लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पे जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा प्लैटिनम का वो भी 6 होगा। द टेंडेंसी ऑफ 3D मेटल आयंस टू फॉर्म स्टेबल कम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। नहीं, ये वजह तो नहीं है। वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी तो इनकी स्टेबिलिटी, वेरिएबल वैलेंसी का स्टेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, हाई चार्ज रेडियस रेशियो, हाई चार्ज रेडियस रेशियो बिल्कुल ठीक है क्योंकि इनका साइज़ कम होता है तो जो चार्ज टू रेडियस रेशियो होती है वो ज़्यादा आती है। एंड वेकेंट ऑर्बिटल्स, बिल्कुल वेकेंट ऑर्बिटल्स की वजह से इनमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये शो करते हैं। तो इसका डेल्टा इसका राइट ऑप्शन होगा। द कलर ऑफ Ti2O6 पॉजिटिव इज़ वायोलेट। अब ये आपको कैसे पता होगा? ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कम्प्लेक्स है Ti2O6 पॉजिटिव, ये येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है और ब्लू एंड रेड लाइट ट्रांसमिट करता है। तो इसके लिए आपने ये डायग्राम याद रखनी है। तो ये आपने इस डायग्राम से याद रखना है। ये वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये यहाँ पे इस तरह बन रही है। ये देखें ना, येलो और वायलेट आमने सामने है। तो ये देखें, वो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में उसने बताया नहीं है, वो नीचे एक और क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो कम्प्लेक्स है इसने येलो लाइट एब्जॉर्ब की है। येलो लाइट इसने एब्जॉर्ब किया तो ये ट्रांसमिट कौन सी करेगा? वायलेट। बिल्कुल ये आमने सामने है। तो ये आपने याद रखनी है, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये आपने याद रखना है। फ्रॉम द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस विच एन गिव्स कलरलेस कम्प्लेक्सेस। अच्छा, कलरलेस कम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं? कलरलेस कम्प्लेक्सेस वो होते हैं जो डी ट्रांजिशन शो नहीं करते। डी ट्रांजिशन कौन शो नहीं करते? जिनके डी ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड, जिनके डी ऑर्बिटल्स वेकेंट नहीं होते। तो Cu+1 की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि Cu और Cr, कॉपर और क्रोमियम, एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। तो जब ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इसमें आएगा 4s0 और 3d10। तो 3d10 एक फुल फील्ड ऑर्बिटल है, फुल फील्ड शेल है। तो यहाँ पे कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगी। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस आप खुद देख सकते हैं, उनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स आएंगे जिनकी वजह से वो कोई ना कोई कलर शो करेंगे। तो बीटा इसका राइट ऑप्शन है। इन Ti2O6 पॉजिटिव आयन येलो लाइट इज अब्सॉर्ब्ड, द सॉल्यूशन ऑफ Ti2O6 पॉजिटिव आयन लुक वायलेट इन कलर, द ट्रांसमिटेड लाइट्स आर। जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उसके अपोजिट लाइट उसमें उसका कलर शो करेगी। जैसे हमने ऊपर मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, वो आपने डायग्राम याद रखनी है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो वो येलो लाइट उसमें अब्जॉर्ब हुई थी और वायोलेट कलर उसने शो किया था।
तो ट्रांसमिटेड लाइट्स कौन सी होंगी, वो होंगी ब्लू एंड रेड। ये बिल्कुल बुक लाइन है, तो ब्लू एंड रेड लाइट ट्रांसमिट होगी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। कॉन्डिसेंडेड होता है फ़ख्र करना, गरूर करना, तो इसका बीटा राइट ऑप्शन है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। डिसकॉन्सुलेटली, डिसकॉन्सुलेटली मायूस कौन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है डिसकॉन्सुलेटली, इसका राइट ऑप्शन है चार्ली। डिसकॉन्सुलेटली चार्ली इज द राइट ऑप्शन। चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग टू डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग होता है किसी से कोई चीज़ लेना, कोई चीज़ देना, किसी से कोई चीज़ हासिल करना। डिस्पेंसिंग डिस्पेंसर जैसे होता है। स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स नहीं। रेवलेशन, विद होल्डिंग, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन महफूज कर लेना, विद होल्डिंग अपने पास रखना, रेवल्यूशन इसका राइट ऑप्शन है। चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग टू ड्रम्ड। ड्रम्ड ढोल बजाना, ढोल पीटना। सीरीन, ट्रैंक्विल, फोकस। फोकस अलग मीनिंग में आता है, सीरीन और ट्रैंक्विल पुरसकून, तो डेल्टा इसका राइट ऑप्शन है। थ्रोप्ड। चूज द अपोजिट ऑफ कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड पुरकशिश। पुरकशिश का अपोजिट हमने बताना है कि कोई ऐसी चीज़ डिस्गस्टिंग टाइप जिससे हमें नफ़रत हो या जो हमें पसंद ना हो। ट्रांसफिक्स्ड नहीं। इम्प्रेस्ड, मुतासिर, ये तो उसके सिमिलर मीनिंग में आ गया। डिटैरेट, डिटैरेट बिल्कुल ठीक है, तो 40 का राइट ऑप्शन है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच शोज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये टेंसेस से पोर्शन है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ऑप्शन हमने चूज़ करना है। आई शैल हैव सीन द सीनरी, वी शैल हैव सीन द सीनरी। ये आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल यूज़ नहीं होता, विल यूज़ होता है। आई, वी, दे, ही, शी, इट सब के साथ विल हैव शो होता है, तो पहला रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग। आई वी विल हैज़ नहीं होता, हैव होना चाहिए वी के साथ, तो इसका डेल्टा इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट विच शोज द प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. We had watched a movie for 1 hour. We have been watching movie for 1 hour. जो हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense बताना था। प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense में हम फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं, तो फॉर 1 hour बिल्कुल। सिंस 1 hour नहीं हो सकता, सिंस किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, यानी सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 1997, तो स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस यूज़ होता है, तो बीटा करेक्ट ऑप्शन था। करेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंसेस। वी हैड क्लाइंब्ड ऑन द ट्री, क्लाइंब्ड ऑन द ट्री, दरख्त पर चढ़े, हम दरख्त पर चढ़ चुके थे। वी हैड क्लाइंब्ड ऑन द ट्री, तो डेल्टा इसका राइट ऑप्शन है। वी हैड क्लाइंब, क्लाइंब गलत है, इसकी फॉर्म्स होती हैं क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड, तो डेल्टा इसका राइट ऑप्शन है। तो ये आज का टेस्ट पेपर था। जिन स्टूडेंट्स को अभी क्वेश्चन में डाउट है, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया और वो नेक्स्ट टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ पिछले टेस्ट का लिंक दे देंगे, और इसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। आप हमसे कॉन्टैक्ट करके नेक्स्ट टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा।